हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का ये फोर्थ लेक्चर है। इससे पहले थर्ड लेक्चर में हम पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस कर रहे थे। हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को अच्छे से देख लिया था, हाइपोथैलेमस से उसका कनेक्शन अच्छे से पढ़ लिया था, हाइपोथैलेमस के बारे में भी मैंने अच्छे से बताया था और पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हॉर्मोन्स के बारे में बताया था। आज हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में मैंने दो हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, स्पेशली एंटीरियर पिट्यूटरी से, जैसे कि FSH और LH, इन दोनों हार्मोन्स के बारे में बताया था। मैंने क्या बताया था एक बार और बता देती हूँ। जो FSH और LH हार्मोन है, FSH एंड LH, ये दोनों एक्चुअल में क्या है, ऐसे हार्मोन हैं जिनको पिट्यूटरी ग्लैंड गोनेड्स के लिए बनाती है। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उनके फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, वहाँ के फंक्शन को अच्छे से रेगुलेट करने के लिए ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है। कौन बनाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। फिर ये हार्मोन जा करके गोनेड्स पर एक्ट करती हैं, वहाँ पे एक्शन करती हैं और वहाँ के फंक्शन को कराती हैं। इसलिए इन हार्मोन को मैंने बोला था, इसी वजह से इन हार्मोन को बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन। क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोफिन। ये मैंने बता दिया था। तो इन दो हार्मोन के बारे में तो मैंने बता दिया था। अब और हार्मोन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आज जो हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले, वो हैं, उनमें से पहला है TSH। TSH का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब नाम से ही पता चल रहा है, इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब ये जो हमारे थायराइड ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड भी एक क्या है? थायराइड ग्लैंड भी एक तरह की क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। और इसका लोकेशन मैंने बताया था कि ये नेक में, गले के पास प्रेजेंट होती है, नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। तो ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसको कौन बना रहा है? हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी। लेकिन ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये एक्चुअल में किसके लिए बना रहा है? नाम से ही पता चल रहा है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए बनाया जा रहा है। थायराइड ग्लैंड को ऑर्डर देने के लिए बनाया जा रहा है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए बनाया जा रहा है। तो ये जो TSH हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करेगा? ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा और पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने के बाद ये कहाँ जाएगा? थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाएगा। इसका टारगेट ऑर्गन कौन है? थायराइड ग्लैंड है। इसका टारगेट ऑर्गन क्या है? थायराइड ग्लैंड है। ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाएगा, थायराइड ग्लैंड की सेल से बाइंड करेगा, रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और थायराइड ग्लैंड को क्या बोलेगा कि तुम हार्मोन बनाओ, अपने हार्मोन बनाओ। थायराइड ग्लैंड भी कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, अभी आगे मैं डिटेल में थायराइड ग्लैंड को पढ़ाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं बता रही हूँ, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के बारे में बात करें तो ये जो TSH हार्मोन है, जिसको एंटीरियर पिट्यूटरी ने बनाया, ये जाएगा थायराइड ग्लैंड के पास और थायराइड ग्लैंड को क्या बोलेगा कि तुम अपने हार्मोन बनाओ, तुम्हें जो काम करना है वो काम अब करना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे हार्मोन की, जो हार्मोन तुम बनाओगी, उनकी जरूरत है बॉडी को, ठीक है। तो जब बॉडी की जरूरत होगा तब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? TSH बनाएगा, वो TSH जाके थायराइड को ऑर्डर देगा, तब जाके थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन बनाएगा और उनको सिक्रीट करेगा, रिलीज करेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, ये जो TSH है ये क्या करता है? स्टिमुलेट्स द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन का मतलब थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन हैं उनके प्रोडक्शन को, उनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करने का काम करता है हमारा TSH। TSH के बिना परमिशन के थायराइड ग्लैंड कभी भी अपने हार्मोन बनाएगा नहीं। थायराइड ग्लैंड हार्मोन तभी बनाएगा जब TSH आकर के थायराइड ग्लैंड को बोलेगा, मतलब उस पर एक्शन करेगा, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड को क्या कर रहा है? स्टिमुलेट कर रहा है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा,
ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं जो नेक्स्ट हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो है ACTH, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है, पहली बात तो यहाँ पे पहले ही मैंने बताया था, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक का मतलब है ये एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग पे एक्ट करेगा। देखिए जैसे हमारी एक किडनी है, ये हमारी वीन शेप किडनी है, तो इन किडनी के ऊपर ऐसे कैप लाइक का एक ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। ये क्या है, एड्रीनल, ये एड्रीनल ग्लैंड है जो किसके ऊपर प्रेजेंट है, किडनी के ऊपर पाया जाता है। ये ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, किडनी के ऊपर पाया जाता है एड्रीनल ग्लैंड। इस एड्रीनल ग्लैंड में दो भाग होते हैं, इसके कितने भाग हैं, 2 पार्ट्स हैं इसके, 2 पार्ट्स हैं इसके, कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। इसका एक पार्ट जो है उसको कहा जाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स, और दूसरे भाग को कहा जाता है एड्रीनल मेड्यूला। दो भाग हैं और इसके दोनों भाग से, और ये एड्रीनल ग्लैंड है, ये तो एड्रीनल ग्लैंड है तो इसके दोनों भाग से ही हार्मोन सीक्रेट होंगे, क्योंकि ग्लैंड का काम ही हार्मोन सीक्रेशन करना है। अब ऐसा नहीं है कि इसके एक भाग से हार्मोन सीक्रेट होगा दूसरे भाग से नहीं होगा, दोनों ही भाग हार्मोन का सीक्रेशन करेंगे। तो कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो कि एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कॉर्टेक्स वाले भाग से सीक्रेट होंगे, यहाँ पे बनेंगे और यहाँ से रिलीज होंगे। कुछ हार्मोन ऐसे हैं जो एड्रीनल ग्लैंड के मेड्यूला वाले भाग में बनेंगे और वहाँ से निकलेंगे, रिलीज होंगे। तो जो हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स में बनेंगे, उनके लिए जो सिग्नल देने का काम करता है ना, वो करता है हमारा ACTH। मतलब ये जो ACTH हार्मोन है ये आएगा, ACTH आएगा, और ACTH हार्मोन आने के बाद किसके ऊपर काम करेगा, ये जो एड्रीनल ग्लैंड है ना, इस एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स वाले भाग पे एक्शन करेगा। कहाँ करेगा, कॉर्टेक्स वाले भाग पे एक्शन करेगा, मेड्यूला वाले भाग पे नहीं, एड्रीनल कॉर्टेक्स वाले भाग पे एक्शन करेगा। और वहां पे एक्शन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो अपने हार्मोन को बनाएगा, सिंथेसिस करेगा उनका, और फिर बाद में उनको सिक्रीट करेगा। तो वही चीज लिखा है, स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स फ्रॉम एड्रीनल कॉर्टेक्स। अभी मैं समझाती हूँ, यहाँ से ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, यहाँ से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, यहाँ पे जो हार्मोन बनते हैं और यहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं, वो हार्मोन स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। उनका नेचर कैसा होता है, स्टेरॉइड नेचर होता है। और मैंने पढ़ाया था नेचर के बेसिस पे भी हार्मोन के नाम बताए थे, स्टेरॉइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन। तो यहाँ पे से एड्रीनल कॉर्टेक्स भाग से जो हार्मोन निकलते हैं उनका नेचर कैसा होता है, स्टेरॉइड नेचर होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ आ रहा होगा। सॉरी डायग्राम नहीं दिख रहा अच्छे से, तो मैं दिखा देती हूँ एक बार नीचे करके। ये देखिए, तो आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा एड्रीनल ग्लैंड के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स और एड्रीनल मेडुला। ये जो ACTH हार्मोन है, एड्रीनल कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन है, ये एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कॉर्टेक्स भाग पे एक्शन करेगा। जब यहाँ पे ये एक्शन करेगा तो ये जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है ये क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, और स्टिमुलेट होने के बाद ये क्या करेगा, हार्मोन बनाएगा और उनका सिक्रीशन करेगा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए एड्रीनल कॉर्टेक्स भाग से जो हार्मोन निकलते हैं उनका नेचर क्या है, तो वो यहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं ना वो स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं, स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। वो हार्मोन स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। और यहाँ से जो हार्मोन निकलते हैं उन हार्मोन को हम लोग कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स। क्या कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स।
तो ये बात भी ध्यान रखना है। अभी अच्छे से मैं एक बार लिख के समझाती हूँ। यहाँ से जो हार्मोन निकलेंगे वो क्या होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन है। और इन स्टेरॉइड हार्मोन्स को एक नाम दे दिया जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। तो ये बात ध्यान रखना है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकलते हैं उनका नेचर होता है स्टेरॉइडल, वो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं। और उन हार्मोन को, जितने भी हार्मोन एड्रीनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं उन सभी हार्मोन को हम लोग कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। एक साथ उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। फिर वो हार्मोन और भी अलग अलग नाम होंगे उनके, लेकिन उनको एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। और अब आपसे ये पूछ दे डायरेक्ट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ से सीक्रेट होते हैं, कहाँ पे बनते हैं, तो ये बात बताना है कि ये कहाँ पे बनते हैं, एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कॉर्टेक्स भाग में बनते हैं और वहीं से सीक्रेट होते हैं। लेकिन बनेंगे और सीक्रेट तभी होंगे जब ACTH एड्रीनल कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन ACTH आकर के एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। अब जो नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन जो है वो है प्रोलैक्टिन। इसका नाम क्या है, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन को ही मेमोट्रोफिन हार्मोन भी कहते हैं। इसके और भी नाम हैं, इसको मेमोट्रोफिन हार्मोन भी कहते हैं, PRL भी कहते हैं, लैक्टेशन हार्मोन भी कहते हैं। लैक्टेशन हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि लैक्टेशन कराता है। ठीक है, तो इस हार्मोन के कितने नाम हो गए, 3 नाम जो कि ध्यान रखने हैं, प्रोलैक्टिन, मेमोट्रोफिन हार्मोन। मेमोट्रोफिन हार्मोन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये फीमेल की मेमोरी ग्लैंड पर काम करता है, मेमोरी ग्लैंड पर एक्शन करता है। ठीक है, तो इस वजह से इसको मेमोट्रोफिन हार्मोन भी कहते हैं। और लैक्टेशन कराता है, इस वजह से इसको लैक्टेशन हार्मोन भी कहते हैं। तो 3 नाम याद रखने हैं, प्रोलैक्टिन। ठीक है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये कहाँ काम करता है, एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड, फीमेल की मेमोरी ग्लैंड पर काम करता है। और इस हार्मोन, ये जो हार्मोन है ये जब मेमोरी ग्लैंड पर काम करेगा, एक्शन करेगा, तो क्यों एक्शन करता है, उसका कारण क्या है, तो ये क्या करता है, कॉज ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ये मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ कराता है, उसकी साइज इंक्रीज कराता है, ग्रोथ कराता है उसका, और सिंथेसिस ऑफ मिल्क ऑन देम, और मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन कराता है, मिल्क का सिंथेसिस कराता है। कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो उस टाइम पे उसके मेमोरी ग्लैंड का ग्रोथ और उसके अंदर मिल्क का सिक्रीशन, मिल्क का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, मिल्क का फॉर्मेशन और सिंथेसिस, वर्ड को ध्यान देना है, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, प्रोडक्शन। तो मिल्क का सिंथेसिस, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन कराने वाली जो हार्मोन है उसे ही कहते हैं क्या, प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन का काम है मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का फॉर्मेशन कराना, मिल्क का प्रोडक्शन कराना, मिल्क का सिंथेसिस कराना और मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ कराना। ये किसका काम है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन कहाँ पे बन रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड में बन रहा है। लेकिन एक्ट कहाँ कर रहा है, एक्शन कहाँ कर रहा है, एक्शन कर रहा है मेमोरी ग्लैंड के ऊपर। ठीक है, तो ये बात अच्छे से ध्यान रखना है। तभी तक हमने 5 हार्मोन पढ़ लिए जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से जा रहे हैं और अलग अलग ग्लैंड पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए जो नेक्स्ट हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का वो है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन भी कहाँ से सिक्रीट होगा, कहाँ पे बनेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड में बनेगा। ठीक है,
तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में देख लेते हैं। ग्रोथ हार्मोन को शॉर्ट में जीएचबी कहते हैं। इसका एक और नाम भी है, इसको सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। तो ये नाम भी इसके याद रखने हैं। सभी हार्मोन के जितने भी नाम है वो सभी नाम आपको याद होने चाहिए। अभी प्रोलैक्टिन के मैंने 2 और नाम बताया था, वो भी याद रखने हैं। और ग्रोथ हार्मोन का एक और नाम है सोमैटोट्रॉफिक, ये भी याद रखना है, एसटीएच। इस हार्मोन का फंक्शन देख लेते हैं। जैसे कि इसका नाम ही है ग्रोथ हार्मोन, मतलब ये ग्रोथ कराएगा, लेकिन कहाँ का ग्रोथ कराएगा? तो याद रखना है, ये फिजिकल ग्रोथ ऑफ बॉडी कराता है, बॉडी का फिजिकल ग्रोथ कराता है। मतलब ये हार्मोन अगर किसी पर्सन के अंदर ज्यादा है तो उसकी बॉडी की अच्छी ग्रोथ होगी, उसकी हाइट अच्छी रहेगी, लेकिन ये मेंटल ग्रोथ नहीं कराता है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्सन के अंदर जीएच हार्मोन ज्यादा है, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, ऐसा नहीं है, या ब्रेव होगा, शार्प माइंड होगा, ऐसा नहीं है। ये कोई भी मेंटल ग्रोथ नहीं कराता है, सेक्सुअल ग्रोथ नहीं कराता है, ये ओनली फिजिकल ग्रोथ ऑफ बॉडी कराता है, बॉडी का फिजिकल ग्रोथ कराता है, जैसे उसके हाथ पैर और बॉडी के अदर पार्ट्स की ग्रोथ कराता है। ठीक है, मेनली मसल्स और बोन का ग्रोथ कराता है। किसका? मसल्स और बोन का ग्रोथ कराता है। ये क्या करता है? पहली बात समझ आ गया, स्टिमुलेट फिजिकल ग्रोथ ऑफ बॉडी, बॉडी के फिजिकल ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। स्टिमुलेट करने का मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ग्रोथ हार्मोन के बारे में, इट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड बोन। ये किनके ग्रोथ को इंक्रीज करता है? बॉडी में जो मसल्स होती हैं और जो बोन्स होते हैं, जो हड्डियां होती हैं और जो मांसपेशियां होती हैं, उनके ग्रोथ को ये इंक्रीज करता है। जब हड्डियां बढ़ेंगी, आपकी बॉडी की मांसपेशियां अगर आप साइज में बढ़ रही हैं, उनमें ग्रोथ हो रहा है, तो मतलब आपकी पूरी बॉडी में ग्रोथ हो रहा है। लेकिन इसका मतलब मेंटल ग्रोथ नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे अब देखिए, एक पॉइंट और समझिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है? कि बॉडी को एनर्जी मिले, बॉडी की को एनर्जी मिलेगा तभी तो बॉडी की जो सेल्स हैं वो अच्छे से फंक्शन कर पाएंगी। जब अच्छे से फंक्शन कर पाएंगी तभी तो वो अगर फिट रहेंगी तो जल्दी से डिवाइड होंगी और बॉडी का ग्रोथ होगा। तो जाहिर सी बात है, बॉडी का ग्रोथ कराने के लिए जो हमारी बॉडी की जो सोमैटिक सेल्स है वही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो होता क्या है, हमारी बॉडी की ग्रोथ तभी होगी जब हमें अच्छी मात्रा में एनर्जी मिले। तो फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए क्या रिक्वायर्ड है? एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट जैसा समझा दिया है। और एनर्जी कहाँ से मिलता है? जो खाना हम खाते हैं उसमें जो मेजर कंपोनेंट, फूड के जो मेजर कंपोनेंट है, उनके ब्रेकडाउन से ही तो एनर्जी मिलती है। डाइजेशन में हमने पढ़ा है कि फूड के मेजर कंपोनेंट के ब्रेकडाउन से सिंपल एब्जॉर्बेबल चीज़ें बनती हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और उन्हीं वही जो है वो बॉडी के सेल्स के द्वारा, बॉडी की जो सेल्स हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब की जाती हैं, और फिर सेल उनको यूज करती है और उससे एनर्जी एटीपी बनाती है और उस एटीपी का यूज करती है। तो अगर हमें एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए हम लोग फूड लेंगे। फूड में क्या होते हैं? मेजर कंपोनेंट लाइक प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स। वाइटामिन्स तो मेजर कंपोनेंट नहीं है। कार्बोहाइड्रेट मेजर कंपोनेंट है। 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। इसके अलावा और भी मिनरल्स, वाइटामिन प्रेजेंट होते हैं फूड में। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी को क्या करती हैं? एनर्जी देने का काम करती हैं। तो अगर फैट का डाइजेशन हो, अगर हम लोग फैट को तोड़ें, बॉडी में अगर फैट टूटता है तो उससे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो फैट के डाइजेशन को, फैट के ब्रेकडाउन को, अगर फैट को तोड़ रहे हैं, फैट का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लाइपोलिसिस। तो ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है, फैट के डाइजेशन को क्या कहते हैं? लाइपोलिसिस। क्या कहते हैं? लाइपोलिसिस। तो ये जो हार्मोन है हमारा ग्रोथ हार्मोन, इसका काम है बॉडी का ग्रोथ कराना। तो बॉडी का ग्रोथ कराने के लिए ये कुछ तरीके तो अपनाएगा ना, जो तरीके इसको मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या क्या तरीके अपनाएगा? बॉडी को ज्यादा एनर्जी देगा। अब बॉडी को ज्यादा एनर्जी तभी दे सकता है जब ये क्या करे, बॉडी को जिन चीजों की जरूरत है
उन चीज़ों की क्वांटिटी बॉडी में बढ़ाए, ठीक है। और जिन चीज़ों से बॉडी को एनर्जी मिल रही है, जिन चीज़ों को तोड़ने से, उन चीज़ों को तोड़ करके उनसे एटीपी बनाए और बॉडी को दे, तभी तो बॉडी का ग्रोथ जल्दी जल्दी होगा ना। तो मैंने बताया कि जो लिपिड होते हैं, जो लिपिड होते हैं, उन लिपिड, उन फैट के ब्रेक डाउन से बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना, ये क्या करता है कि लिपिड के ब्रेक डाउन को बढ़ा देता है, बॉडी में लिपिड के ब्रेक डाउन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जब लिपिड के ब्रेक डाउन को इंक्रीज कर देगा तो क्या होगा कि लिपिड जल्दी जल्दी टूटेंगे और बॉडी को लगातार क्या करेंगे, एनर्जी देते रहेंगे। तो ये बात याद रखना है कि जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करता है, लिपिड के ब्रेक डाउन को इंक्रीज करता है। और लिपिड के ब्रेक डाउन प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, लाइपोलिसिस कहते हैं। लाइपोलिसिस का मतलब LIP, लिपिड, लाइपो में पहले वर्ड से समझ आ रहा है कि वहां पे लिपिड कहना चाह रहा है, और लिसिस का मतलब होता है तोड़ना। लिसिस का मतलब होता है तोड़ना, मतलब लिपिड को तोड़ना। तो लाइपोलिसिस प्रोसेस क्या है, लिपिड को तोड़ना, लिपिड का ब्रेक डाउन करना। तो कभी भी अगर लिपिड का ब्रेक डाउन होगा तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे लाइपोलिसिस। और ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये लाइपोलिसिस कराएगा, मतलब लिपिड को तोड़ेगा, उसको तोड़ने की जो प्रोसेस उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जैसे बॉडी में लिपिड जल्दी जल्दी टूटेंगे और बॉडी को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। और एनर्जी, बॉडी के लिए जो एनर्जी है वो किस रूप में होती है भाई, एटीपी के रूप में होती है। सेल्स फाइनली क्या बनाती हैं, एटीपी बनाती हैं, उस एटीपी को ही वो यूज करती हैं। तो यहीं पे ये लाइन आई थिंक अब समझ आ जाएगा कि इट इंक्रीज लाइपोलिसिस, ये लाइपोलिसिस प्रोसेस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे लिपिड का ब्रेकडाउन तेजी से होता है, ठीक है। और ये जो लाइपोलिसिस प्रोसेस को कहाँ पे इंक्रीज करता है, जो हमारी बॉडी के एडिपोज टिश्यू हैं, एडिपोज टिश्यू में क्या होती है, फैट, ये एक तरह से फैटी टिश्यू है, क्या है, फैटी टिश्यू है, इनके पास लिपिड ज्यादा होता है एडिपोज टिश्यू के पास। तो जहां जहां पे लिपिड ज्यादा है वहां पे ये प्रोसेस करवाएगा कौन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। इसके अलावा जब एडिपोज टिश्यू में ये लाइपोलिसिस प्रोसेस को इंक्रीज कर देगा तो एडिपोज टिश्यू में जो भी लिपिड है, जो भी फैट है वो तेजी से टूटेंगे और किसका प्रोडक्शन होगा, एटीपी का प्रोडक्शन होगा। एटीपी का मतलब एनर्जी, एटीपी का मतलब एनर्जी। और फिर इस एनर्जी को बॉडी की सेल्स यूज करेंगी, और जब बॉडी की सेल्स को एनर्जी मिलेगा तो बॉडी का क्या होगा, ग्रोथ होगा। जब सेल्स ग्रोथ करेंगी तो बॉडी भी ग्रोथ करेगा, है ना। ग्रोथ करेंगी सेल्स और फिर डिवाइड होंगी, जिससे बॉडी का ग्रोथ लगातार होगा। तो एक फंक्शन तो ग्रोथ हार्मोन का ये हो गया कि ये क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा लाइपोलिसिस प्रोसेस को। अब दूसरी बात ये कि आप सभी को पता है कि बॉडी के लिए प्रोटीन्स बहुत ज़रूरत, प्रोटीन्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं। बॉडी के लिए प्रोटीन्स भी क्या है, बहुत ज़रूरी हैं। आप सभी को पता है प्रोटीन जो होते हैं वो बॉडी की रिपेयरिंग के लिए, बॉडी में अगर कहीं पे डैमेज हो गया तो वहाँ पे की डैमेज सेल्स को, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल होता है ना। इसके अलावा मसल्स की ग्रोथ करानी है तो उसके लिए भी प्रोटीन का बहुत ज़्यादा रोल है। तो इसलिए कहा जाता है कि बॉडी में प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। तो प्रोटीन एक्चुअल में क्या है, बॉडी की डैमेज, जहाँ पे बॉडी डैमेज हो जाती है, जहाँ पे बॉडी की सेल्स डैमेज हो जाती हैं, जहाँ पे बॉडी की टिश्यू डैमेज हो जाती है, बॉडी के उन डैमेज टिश्यू सेल्स की रिपेयरिंग के लिए होता है प्रोटीन। या मसल्स की ग्रोथ कराना है तो उसके लिए होता है प्रोटीन। तो आप अब खुद सोचिए, अब इस ग्रोथ हार्मोन को बॉडी का ग्रोथ कराना है, ग्रोथ कराना है तो बॉडी के लिए जो चीजें आवश्यक हैं, जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उन चीजों की सिक्रीशन को ये बढ़ाएगा या कम करेगा, जाहिर सी बात है उन चीजों की सिक्रीशन को, उन चीजों की सिंथेसिस को ये बढ़ाएगा, ठीक है, उन चीजों के प्रोडक्शन को ये बढ़ाएगा। तो ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है। इट प्रमोट प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है, इंड्यूस करता है, जिससे क्या होता है बॉडी में
प्रोटीन का सिंथेसिस ज़्यादा हो जाता है, तेजी से होता है, बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन बनने लगते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है, इंड्यूस करता है। भी बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन रहेंगे तभी तो बॉडी की सेल्स खुश रहेंगी ना। कहीं पे बॉडी डैमेज होगा तो वहाँ तेजी से रिपेयरिंग होगा और बॉडी की मसल्स खुश रहेंगी, मसल्स का ग्रोथ तेजी से होगा अगर बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा रहेगा तो ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को इंड्यूस करेगा, प्रमोट करेगा। और अगर बॉडी में अगर किसी चीज का निर्माण होता है तो उसको क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म प्रोसेस कहते हैं। अगर किसी जीव के शरीर में किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो हम लोग कह सकते हैं ये प्रोटीन का एनाबॉलिज्म कराता है। क्या कराता है, प्रोटीन का एनाबॉलिज्म कराता है। और जैसे कि मैंने बताया कि फैट बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो फिर फैट को क्यों रखना भाई, फैट से एनर्जी ज़्यादा मिल रहा है, हमारी बॉडी के लिए एनर्जी ज़्यादा जरूरी है। फैट से ज़्यादा जरूरी क्या है, एनर्जी है। और फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, ज़्यादा एटीपी मिलता है, ज़्यादा लिपिड के ब्रेकडाउन से ज़्यादा एनर्जी मिलता है। तो इस वजह से ये क्या कर देता है, लिपिड का ब्रेकडाउन कराता है, ताकि लिपिड का ब्रेकडाउन हो और उससे बहुत ज़्यादा एटीपी बने, बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिले। और लिपिड के ब्रेकडाउन को ही क्या कहते हैं, लाइपोलिसिस, ये मैंने बता दिया। तो लाइपोलिसिस को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लाइपोलिसिस प्रोसेस को भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसका तीसरा काम क्या है ये समझिए, ये डिक्रीज करता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। सेल क्या करती हैं, देखिए जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, डाइजेशन के प्रोसेस में जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो भी हम लोग प्रोटीन लेते हैं, जो भी हम लोग फैट लेते हैं, जो मेजर कंपोनेंट हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं फूड के, उनका क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। और फिर बॉडी की जो सेल्स हैं उनको क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, और एब्जॉर्ब करने के बाद फिर उनको तोड़ती हैं और उससे एटीपी बनाती हैं। फाइनली यही प्रोसेस होता है। तो डाइजेशन प्रोसेस से क्या बना, मान लीजिए डाइजेशन में हमने जो कार्बोहाइड्रेट लिया था, जो प्रोटीन लिया था, जो फैट खाने में लिया था, ये सब क्या है, ये सब बड़े मॉलिक्यूल हैं, लार्ज मॉलिक्यूल है। तो इन लार्ज मॉलिक्यूल को क्या किया जाएगा, इनको स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा, कन्वर्ट इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। इनको स्मॉल मॉलिक्यूल में सिंपल, या बोलिए सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। और फिर ये इनका सिंपल फॉर्म क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या है, एक तरह से पॉलीसेकेराइड है। क्या है, पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड किससे मेनली मिलकर बनते हैं, ग्लूकोज से, है ना। ग्लूकोज और भी जो यूनिट है, स्मॉल यूनिट, उनसे मिलकर के बना है। तो कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म, अभी मैं डाइजेशन नहीं पढ़ा रही हूँ इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, आपको सिंपली कह रही हूँ, जब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे तो लास्टली जो सिंपल मॉलिक्यूल मिलेगा वो क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, गैलेक्टोज मिलेंगे, ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो फाइनली आप समझिए कार्बोहाइड्रेट को जब तोड़ेंगे तो फाइनली क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। प्रोटीन को तोड़ेंगे तो एमाइनो एसिड मिल जाएगा, ये सिंपल मॉलिक्यूल है। फैट को तोड़ेंगे तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिल जाएगा। ये सब इनके क्या है, मोनोमर है। मतलब अगर ग्लूकोज को ही बहुत सारे जोड़ते चले जाओ तो फिर से क्या बन सकता है, पॉलीसेकेराइड बन सकता है, कार्बोहाइड्रेट बन सकता है। बहुत सारे अमाइनो एसिड को जोड़ोगे तो प्रोटीन बनेगा। तो जब इनको तोड़ोगे, जस्ट इस प्रोसेस को उल्टा कर दीजिए, जब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे तो जब सबसे सिंपल क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। प्रोटीन को तोड़ेंगे तो सबसे सिंपल क्या मिलेगा, एमाइनो एसिड मिलेगा। और अगर हमें कार्बोहाइड्रेट बनाना है, स्टार्च बनाना है, तो हम लोग किसको जोड़ेंगे, ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज, ऐसे जोड़ते जाएंगे तो स्टार्च बन जाएगा, है ना। इसी तरह से अमाइनो एसिड को जोड़ते चले जाएंगे तो प्रोटीन बन जाएगा।
तो एक्चुअल में होता क्या है, डाइजेशन में हम लोग जो बड़े मॉलिक्यूल रहते हैं ना, उनको उनके यूनिट में तोड़ देते हैं, उनके सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं, और फिर उसी सिंपल मॉलिक्यूल को जो हमारी बॉडी की सेल्स है वो यूज करती हैं। अब ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा, ये जो बॉडी की सेल है इनके अंदर चला गया, और सेल फिर इस ग्लूकोज का क्या करेगी, ब्रेक डाउन करेगी, तोड़ेगी इसको, और तोड़ करके इसका क्या बना देगी, इससे क्या बना देगी, एटीपी बना देगी। क्या बना देगी, एटीपी बना देगी, उससे एटीपी का प्रोडक्शन कर देगी। क्या करेगी, उससे एटीपी का प्रोडक्शन करेगी। सेल क्या करेगी, ग्लूकोज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, और फिर उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके उसको तोड़ करके उससे एटीपी बनाएगी, और उस एटीपी, वही जो एटीपी है वही सेल के लिए क्या है, एनर्जी है, और उस एटीपी को यूज करेगी और अपना ग्रोथ कराएगी, फिर डिवाइड होगी, और डिवाइड होकर अपना नंबर बढ़ाएगी, और इस तरह से बॉडी का ग्रोथ होगा। तो होता क्या है कि जो हमारी बॉडी की ज़्यादातर सेल हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज का अपटेक ना कर लें, ज़रूरत से ज़्यादा ग्लूकोज को ना ले लें। तो इस चीज़ का ध्यान रखता है हमारा ग्रोथ हार्मोन, जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज किसी भी सेल्स को लेने नहीं देगा ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, सेल के द्वारा ग्लूकोज लेना जो है प्रोसेस, उसको डिक्रीज कर देता है, ठीक है। ऐसा मैनेजमेंट करता है कि जो सेल है वो ज्यादा ग्लूकोज को नहीं ले पाती है। अब जब सेल अपने अंदर ज्यादा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी तो ये जो ग्लूकोज है वो कहाँ रहेगा, ब्लड में रहेगा। अब अगर सेल के अंदर नहीं गया ग्लूकोज तो कहाँ है, ब्लड में रहेगा। तो अगर सेल ज्यादा ग्लूकोज नहीं ले रही है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होते जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इसको अच्छे से समझाते हैं। देखिए जिस पॉइंट को मैं समझा रही हूँ उसको मैंने नहीं मिटाया, बाकी मैंने मिटा दिया ताकि समझाना आसान हो जाए, ठीक है। ओके, तो देखिए होता क्या है, ये हमारी बॉडी की सेल्स हैं, ये बॉडी की सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स ऑफ बॉडी, और इनको एनर्जी के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज, और जो भी और सिंपल एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल, डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट जो भी चीजें बनी हैं उनको ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, फिर उनका ब्रेक डाउन करती हैं, और फिर क्या बनाती है, एटीपी बनाती है। तो देखिए अभी क्या हुआ, डाइजेशन प्रोसेस हो गया, समझ लीजिए आपकी डाइजेशन प्रोसेस खत्म हुआ। तो डाइजेशन का प्रोसेस जब खत्म होता है तो क्या क्या एंड प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे ग्लूकोज बनता है, एमाइनो एसिड बनते हैं, जब ये क्या है, ये डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट हैं, ठीक है। फैटी एसिड, फ्रक्टोज, ये सब क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो ये चीजें बनती हैं, और भी चीजें बनती हैं, ठीक है, मैं इतनी ही लिख रही हूँ। तो होता क्या है, ये जो एंड प्रोडक्ट है ये सेल्स में एब्जॉर्ब होंगी। अभी ये चीजें कहाँ हैं, ब्लड में है, अभी ये कहाँ है, ये ब्लड में है, कहाँ है, अभी ये ब्लड के अंदर है, ये सारे प्रोडक्ट अभी कहाँ हैं, ब्लड के अंदर है। तो अब ये जब ब्लड घूमते घूमते इन सेल्स के पास जाएगा, ये जो ब्लड जब सर्कुलेट होकर के इन सेल्स के पास जाएगा तो यहाँ पे जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी जाएगा सेल्स के पास से, गुजरेगा ही गुजरेगा। तो इस ग्लूकोज को ये जो सेल्स हैं ये क्या करती हैं, ले लेती हैं, अपटेक कर लेती हैं, क्या कर लेती हैं, अपटेक कर लेती हैं, ले लेती हैं। तो फिर जब ये ग्लूकोज इनके अंदर जाएगा तो ये ग्लूकोज का क्या करेंगी, ब्रेक डाउन करेंगी, उसको तोड़ेंगी, और क्या बना लेंगी, अपने लिए एटीपी बना लेंगी, अपने लिए एनर्जी बना लेंगी। लेकिन सेल हद से ज्यादा ग्लूकोज का अपटेक ना कर लें, हद से ज्यादा ग्लूकोज को अपने अंदर ले लेंगे तो क्या होगा कि ग्लूकोज जब बॉडी में कम हो जाएगा तो बॉडी को एनर्जी पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाएगा, और जब एनर्जी पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाएगा तो बॉडी का ग्रोथ कैसे होगा। होता क्या है, कई बार लोग फास्ट रख लेते हैं, कई दिन खाते नहीं है खाना,
तो उस टाइम के लिए भी तो बॉडी में कुछ ग्लूकोज रखा रहना चाहिए ना, कुछ एनर्जी का सामान हमारे पास होना चाहिए हमारी बॉडी के पास, ताकि जब इमरजेंसी का केस आ जाए तो बॉडी उसको यूज कर सके। अब जब सेल जरूरत से ज़्यादा ग्लूकोज को अपटेक करने लगेंगी तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रह पाएगा, और जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज स्टोर नहीं रह पाएगा तो कभी भी अगर इमरजेंसी का कंडीशन आएगा तो हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं वो क्या होंगी, मरने लगेंगी, क्योंकि उनको एनर्जी बनाने के लिए उनके पास ग्लूकोज है ही नहीं। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज के अपटेक को, अब यहाँ पे ग्लूकोज का अपटेक अगर सेल कर रही है तो इसी को बोलते हैं सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज, मतलब सेल के द्वारा ग्लूकोज को अपटेक करना। तो इस प्रोसेस को ये जो जीएच हार्मोन है, हमारा ग्रोथ हार्मोन है, ये क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ग्रोथ हार्मोन इसको क्या करता है, डिक्रीज करता है, कम करता है। ऐसा अरेंजमेंट कर देता है कि सेल जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज ले नहीं पाती। तो अगर सेल जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज नहीं ले पाएंगी तो ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। हमारे ब्लड में अब क्या है, ज्यादा ग्लूकोज है, और अगर ब्लड के अंदर ज्यादा ग्लूकोज है तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर ग्लाइसेमिक कंडीशन। और अब ये जो हार्मोन है ये क्या कर रहा है, एक्चुअल में सेल के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम कर रहा है, लेकिन ग्लूकोज के लेवल को एक्चुअल में बढ़ा कहाँ रहा है, ब्लड के अंदर, क्योंकि सेल के अंदर ग्लूकोज जा नहीं पा रहे हैं, ज्यादा ग्लूकोज जा नहीं पा रहे हैं, तो ग्लूकोज कहाँ रह जा रहे हैं, ब्लड में ही रह जा रहे हैं। तो ब्लड के अंदर एक्चुअल में ग्लूकोज की क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है। और ये हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इस हार्मोन को हम लोग हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी कह सकते हैं। हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये हार्मोन ब्लड के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाने, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने का काम कर रहा है। ऐसा हार्मोन जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा दे उसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। और इस कंडीशन को, जिसके अंदर ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, वो क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है। तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में तभी बढ़ पाएगा जब सेलुलर अपटेक क्या हो जाए, कम हो जाए ग्लूकोज का। तो ये क्या करता है, जो हमारा ग्रोथ हार्मोन है वो सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को क्या करता है, कम करता है। जब सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को कम कर देगा तो सेल के पास ज्यादा ग्लूकोज जाएगा नहीं, और सेल के पास ज्यादा ग्लूकोज जाएगा नहीं तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा। और कभी भी अगर इमरजेंसी की कंडीशन बनेगी तो ये जो ब्लड में जो स्टोर ग्लूकोज है इनको बॉडी की सेल्स फटाक से यूज करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी इमरजेंसी के कंडीशन में और एनर्जी बना लेंगी, तो सेल मरेंगी नहीं और बॉडी का ग्रोथ लगातार होता रहेगा। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ना वो एक्चुअल में वही काम करेगा जिससे बॉडी का ग्रोथ कराया जा सके। ठीक है, तो बॉडी का ग्रोथ कराने के लिए जो जो तरीके ये अपना सकता है वो सारे तरीके अपनाएगा। जैसे पहले ही मैंने बताया कि ग्रोथ कराने के लिए एटीपी की जरूरत है, और एटीपी की जरूरत को पूरा करने के लिए लिपिड को तोड़ लेना तरीका सबसे आसान है। लिपिड को तोड़ो, उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और लिपिड बॉडी के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनको तोड़ करके उनसे एनर्जी ले लो, एनर्जी ज़्यादा सेफ है। तो लिपिड को तोड़ने वाली प्रोसेस को क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। लाइपोलिसिस को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसी तरह से बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो ये प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ा देता है, प्रोटीन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, बॉडी में प्रोटीन ज़्यादा बनने लगते हैं इसकी वजह से। और इसी तरह से तीसरी बात क्या मैंने बता दिया कि सेल अगर ज़्यादा ग्लूकोज को ले लेंगी तो इमरजेंसी कंडीशन के लिए बॉडी के पास ग्लूकोज बचेगा नहीं, एनर्जी प्राप्त करने का कोई साधन नहीं बचेगा। तो इस वजह से ये क्या करता है, ग्लूकोज के अपटेक को कम कर देता है। ठीक है, सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को कम कर देता है। और जब सेल के पास ज़्यादा ग्लूकोज नहीं रहेगा तो ग्लूकोज कहाँ पे ज़्यादा रहेंगे, ब्लड के अंदर रहेंगे, और ब्लड के अंदर अगर ज़्यादा ग्लूकोज है तो इसी कंडीशन को कहा जाता है हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन।
और चूंकि ये जो ग्रोथ हार्मोन है यही ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है, इसलिए हम इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी कह सकते हैं। और एक और कंडीशन, अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो आगे चल के अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो डायबिटीज़ एक जो बीमारी होती है उसका एक कारण बन जाता है, अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा ग्लूकोज है तो अगर हद से ज़्यादा ये काम यही करने लगा, ग्रोथ हार्मोन अगर हद से ज़्यादा ग्लूकोज को ब्लड में ज़्यादा स्टोर करने लगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज अगर बॉडी में हो गया हद से ज़्यादा तो ये डायबिटीज का भी कारण बन सकता है। तो इस वजह से इसको डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये हद से ज़्यादा ये काम करने लगा, अनकंट्रोल मैनर में अगर ये काम करने लगा तो ब्लड के अंदर इतने ग्लूकोज हो जाएंगे कि फिर वो एक बीमारी का रूप ले लेंगे और उसको बोलेंगे डायबिटीज। तो ये डायबिटीज कॉज भी करा सकता है, इस वजह से इसको क्या कह सकते हैं, डायबिटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। आई थिंक अब आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज ऑफ मोस्ट ऑफ बॉडी सेल्स, सो इट इज डायबिटोजेनिक हार्मोन। और ये क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। सो इस वजह से हम लोग इसको हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन भी कह सकते हैं। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ जाएं। ओ सॉरी, डायग्राम तो अच्छे से दिख नहीं रहा था। अब हमने ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन तो देख लिए, ग्रोथ हार्मोन बॉडी में क्या क्या काम करता है और किस तरह से बॉडी की मसल्स और बोन्स और इंटायर फिजिकल बॉडी का ग्रोथ कराता है, ये चीज़ें तो हमने देख लिया। अब देखते हैं अगर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए या ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, अगर चाइल्डहुड मतलब बचपन में या एडोलसेंस में, यानी कि एडोलसेंस मतलब आप समझ लीजिए 22-23 साल की एज तक, 22-23 साल तक की एज की बात कह रहे हैं, ठीक है, एडल्ट एज जिसको हम लोग कहते हैं। तो या तो चाइल्डहुड या एडल्ट एज, इन दोनों एज में अगर ग्रोथ हार्मोन में डेफिशिएंसी आ जाए, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन में कमी आ जाए इन एज में, तो क्या होता है कि पिट्यूटरी डॉर्फिज्म का केस बन जाता है और बच्चा जो है उसकी हाइट छोटी रह जाती है, वो बौना रह जाता है। ठीक है, इस केस को क्या कहते हैं, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, या इसी को एटिलियोसिस भी कहते हैं, एटिलियोसिस भी कहते हैं और पिट्यूटरी डॉर्फिज्म भी कहते हैं इस केस को। जिसमें क्या होता है कि अगर किसी भी बच्चे में चाइल्डहुड में या एडल्ट एज में डेफिशिएंसी आ जाए, ग्रोथ हार्मोन बहुत कम सिक्रीट हो, बहुत कम बने बॉडी में, तो उसमें बौनापन आ जाता है, उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है और इसी केस को कहते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म एटिलियोसिस। इसी केस को क्या कहते हैं, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म एटिलियोसिस। ठीक है, 22-23 साल तक लोगों की, इसीलिए आपने देखा होगा 22-23 साल तक जिनकी ग्रोथ जितनी होनी होती है उतनी हो जाती है। ठीक है, किसी की ग्रोथ कम रह जाती है, इसका मतलब क्या, उस एज के बीच में उनमें ग्रोथ हार्मोन का प्रॉपर सिक्रीशन नहीं हुआ, कम ग्रोथ हार्मोन बने उसके बॉडी में, या किसी की बॉडी में बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाता है इस एज के बीच में, इस वजह से उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा भी हो जाती है, वो केस भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर बहुत कम सिक्रीशन हो तो बॉडी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती और इसी केस को कहते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म या एटिलियोसिस। ठीक है, अब इसका जस्ट उल्टा केस देखते हैं। अगर इस एज में बॉडी में ये जो एज मैंने बताया, अगर इस टाइम पे बॉडी में बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस में, डेफिशिएंसी का मतलब बहुत कम सिक्रीशन होना, प्रॉपर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में सिक्रीट होता तब तो बॉडी की ग्रोथ परफेक्ट होती, लेकिन यहाँ पे डेफिशिएंसी मतलब बहुत कम, बिल्कुल मतलब कमी ही हो गई ग्रोथ हार्मोन की बॉडी में, ऐसा केस बन गया कि बॉडी में ग्रोथ हार्मोन की क्या हो गई, कमी ही हो गई। तो इस वजह से क्या होता है, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती, वो बौना रह जाता है और इसी को कहते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। और अगर इस एज में चाइल्डहुड या एडोलसेंस
यानी कि एडल्ट एज में बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, तब क्या होगा। अब आगे देखिए दूसरा केस, वो केस तो था कम सिक्रीशन से। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन चाइल्डहुड में, ड्यूरिंग चाइल्डहुड या आप कह लीजिए एडल्ट एज, जब बच्चा एडल्ट हो जाता है तो उसके भी कुछ साल तक ग्रोथ होती है, जैसे कि 18 साल के बाद बच्चा एडल्ट हो जाता है तो उसकी एडल्ट एज है, तो उसके भी 20 साल तक लगभग उसकी ग्रोथ होती है। तो चाइल्डहुड या एडल्ट स्टेज में अगर ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो जाए, बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन हो जाए, एक्सेस सिक्रीशन हो जाए, एक्सेस का मतलब बहुत ज़्यादा, जितने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेस सिक्रीशन हो, तो उसके एक्सेस सिक्रीशन से, ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस सिक्रीशन से एक नया कह लीजिए डिसऑर्डर आ जाता है, एक नया मतलब केस बन जाता है, और इस केस को बोलते हैं जाइंटिज्म। जैंटिज्म मतलब पर्सन की जो बॉडी है उसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया, काफ़ी लंबा हो गया, वो बहुत बड़ा हो गया साइज में, तो इसको बोलते हैं जैंटिज्म। ये क्या कॉज करता है, जैंटिज्म। अगर ग्रोथ हार्मोन का चाइल्डहुड में डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, बहुत कम सिक्रीट हो, तो उससे हो जाता है ड्वार्फिज्म, मतलब बहुत वो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, मतलब बहुत छोटा रह गया, बौना रह गया। लेकिन अगर बहुत ज्यादा सिक्रीशन हो जाए उस एज में, तो उससे क्या हो जाता है, जेंटिज्म हो जाता है। लेकिन ये बात नहीं है कि वो उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा हो गया, तो ऐसा नहीं समझना है कि उसके एक हाथ की लंबाई बहुत ज्यादा हो गई तो दूसरे हाथ की थोड़ी कम रह गई। बिल्कुल प्रॉपर मैनर में उसकी ग्रोथ होती है, बॉडी का प्रॉपर मैनर में ग्रोथ होता है, प्रोपोर्शनेट मैनर में ग्रोथ होता है, मतलब बॉडी के सभी पार्ट्स का समान मात्रा में ग्रोथ होता है, सभी पार्ट्स इक्वल लेवल में ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है यहाँ पे जो ग्रोथ होता है वो प्रोपोर्शनेट मैनर में होता है, ठीक है, और साथ ही बैलेंस्ड बॉडी ग्रोथ होता है, मतलब ऐसा लगेगा नहीं कि इसको कोई मतलब प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब बॉडी अच्छा ही दिखेगा, लेकिन वो कुछ ज़्यादा लंबा दिखेगा, हद से ज़्यादा लंबा दिखेगा। जैसे उसकी हाइट 8 फुट की हो गई, फिर 9 फुट की हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा साइज हो जाता है, बॉडी का ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है। बाकी ऐसा नहीं है, उसकी बॉडी की ग्रोथ बैलेंस ग्रोथ होगी, प्रोपोर्शनेट मैनर में उसकी बॉडी की ग्रोथ होती है। लेकिन एक और केस बनता है ग्रोथ हार्मोन का, अभी तो मैंने डेफिशिएंसी और एक्सेस सिक्रीशन का बताया, कब, जिस एज में ग्रोथ हार्मोन की बॉडी में प्रॉपर सिक्रीशन होनी चाहिए। देखिए जो बचपन होता है, चाइल्डहुड होता है, और थोड़ा सा एडल्ट एज के 1-2 साल ले लीजिए, इस टाइम पीरियड में बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का प्रॉपर सिक्रीशन होना चाहिए। अगर ग्रोथ हार्मोन का इस टाइम पे प्रॉपर सिक्रीशन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, बच्चे की हाइट बहुत कम रह जाएगी, उसे ही कहते हैं पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, एटिलियोसिस केस कहते हैं उसको। और अगर बहुत ज़्यादा इस एज में अगर बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो गया तो फिर उसको बोलते हैं जैंटिज्म, मतलब उसकी साइज, उसकी बॉडी की हाइट, उसका बॉडी साइज बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये 2 केस तो मतलब तब बनेंगे जिस एज में ग्रोथ हार्मोन का प्रॉपर सिक्रीशन ना होने पे। लेकिन अगर इस एज के बाद अब बच्चा क्या है, बड़ा भी हो गया, एडल्ट हो गया, उसका चाइल्डहुड भी बीत गया, बचपन भी बीत गया, और वो अब बड़ा हो गया, तो एडल्ट होने के बाद, एडल्सेंस एज के बाद, आफ्टर एडल्सेंस, आफ्टर एडल्सेंस का मतलब 20-22 साल के बाद, उसकी एज 20-22 साल की हो गई, वो एडल्ट स्टेज में आ गया है अब, ठीक है, 20-22 साल का हो गया, इस एज में अब उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का लेवल क्या होना चाहिए था, कंट्रोल रहना चाहिए था। लेकिन अगर इस एज में आने के बाद, क्योंकि इस एज के बाद बॉडी की ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन अगर इस एज में आने के बाद अगर किसी पर्सन की बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगे, अचानक से क्या होने लगे, ज़्यादा होने लगे, ड्यू टू एक्सेस सिक्रीशन आफ्टर एडल्सेंस, अगर एडल्ट स्टेज के बाद ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगे 20-22 साल का हो जाने के बाद, तो इससे एक बीमारी हो जाती है जिसको बोलते हैं एक्रोमेगेली। क्या कहते हैं, एक्रोमेगेली। अब एक्रोमेगेली में क्या होता है, अभी ये जो जाइंटिज्म का केस हम लोग देख रहे थे ना, जाइंटिज्म के केस में बॉडी का प्रोपोर्शनेट मैनर में ग्रोथ हो रहा था, प्रोपोर्शनेट मैनर में, मतलब
प्रॉपर वे से ग्रोथ हो रहा था, उसमें पर्सन में कोई खराबी नहीं दिखेगी, बस इतना था कि वो पर्सन क्या था, साइज में कुछ ज्यादा लंबा दिख रहा था, जिसके अंदर ये केस था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे पर्सन की जो बॉडी है उसके जो कुछ बोन्स है, लाइक फेस बोन, फेशियल बोन, पर्सन की बॉडी के मेनली जो फेशियल बोन है, वो फेशियल बोन का ग्रोथ इरेगुलर मैनर में हो जाता है, मतलब कुछ फेशियल बोन का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाता है ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, और कुछ फेशियल बोन का ग्रोथ थोड़ा कम रह जाता है। तो क्या होता है, उसका चेहरा अलग से ही दिखने लगता है, कुछ बोन इधर के कुछ बोन ज्यादा बड़े हो गए, इनका ग्रोथ कुछ ज्यादा हो गया तो फेस कुछ सब फुला सा दिख जाएगा, इधर के कुछ ऊपर के कुछ फेशियल हार्मोन की फेशियल बोन की ग्रोथ कम रह गई, और यहाँ पे वाले फेशियल बोन की ग्रोथ ज्यादा हो गई, तो चेहरा एकदम उसका अजीब सा दिखने लगता है। ठीक है, साथ में कुछ उसके हेड के बोन में इरेगुलर इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, एक हाथ के बोन थोड़ा ज्यादा बढ़ गए, दूसरे हाथ के बोन थोड़ा कम छोटे रह गए, पैरों के बोन थोड़ा किसी पैर का बोन ज्यादा थोड़ा बड़ा हो गया, कोई पैर का बोन थोड़ा छोटा रह गया, तो मतलब अजीब सा इरेगुलर ग्रोथ हो जाता है ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो इससे क्या होता है, वो जो पर्सन जिसके अंदर ये केस बनता है एक्रोमेगेली का, वो पर्सन गोरिल्ला के जैसे दिखाई देने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके फेस के कुछ बोन मैंने बताया ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, उनमें ज्यादा ग्रोथ हो जाता है, फेस के कुछ बोन्स में ज्यादा ग्रोथ हो जाता है, इस वजह से वो गोरिल्ला जैसा दिखाई देने लगता है। ठीक है, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस आ जाता है, हाथ में किसी एक हाथ का बोन थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, एक पैर का थोड़ा बोन ज्यादा बड़ा हो गया, उसमें थोड़ी ज्यादा ग्रोथ हो गई, तो ये क्या है, एक तरह से डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीजमेंट हुआ है बोन में। किस तरह का? डिसप्रोपोर्शनेट मैनर में हुआ है। और यहाँ पे जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, प्रोपोर्शनेट मैनर में हो रहा था, बैलेंस्ड ग्रोथ हो रहा था बॉडी का, लेकिन यहाँ पे कैसा हुआ, इम्बैलेंस्ड ग्रोथ। समझ नहीं आ रहा है किस टाइप का ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो अगर अगर पर्सन एडल्ट हो गया है और उस एज में, एडल्ट स्टेज के बाद, एडल्सेंस के बाद अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बॉडी में बढ़ जाए, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनने लगे बॉडी में अचानक से, तो कौन सा केस आ जाएगा, एक्रोमेगेली का केस आ जाएगा। कौन सा केस आ जाएगा, कौन सी बीमारी हो जाएगी उसको, एक्रोमेगेली। और एक्रोमेगेली में क्या होता है, जनरली ये देखा जाता है, ज्यादातर ये होता है कि उसके जो फेशियल बोन है, बोन ऑफ फेस एंड हैंड, जो उसके हाथ के बोन है, फीट पैर के जो बोन है, वो बोन थोड़े से क्या हो जाते हैं, साइज में इंक्रीज हो जाते हैं। फेशियल बोन की जो इंक्रीजमेंट हो जाती है, फेशियल बोन में फेस के बोन की ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से उसका अपीयरेंस कैसे हो जाता है, गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस। तो ये सब एक्रोमेगेली के क्या हो गए, सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को ग्रोथ हार्मोन से होने वाली प्रॉब्लम समझ आ गई होंगी। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन समझ आ गए होंगे। तो ये चीजें, ये केस बनते हैं ग्रोथ हार्मोन के हाइपर सिक्रीशन डेफिशिएंसी से। ठीक है, जो कि ग्रोथ हार्मोन से जो रिलेटेड बीमारियां हैं, जो भी कॉज हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस वजह से मैं एक बार दोबारा रिकॉल करा देती हूँ। देखिए, अगर ग्रोथ हार्मोन में डॉर्फिज्म, ये जो डॉर्फिज्म का केस तब बनेगा जब लो सिक्रीशन हो ग्रोथ हार्मोन का इन चाइल्ड स्टेज। अगर चाइल्ड स्टेज में ग्रोथ हार्मोन का लो सिक्रीशन हो रहा है, कम सिक्रीशन हो रहा है, तब कौन सा केस बनेगा, डॉर्फिज्म का केस बनेगा। अगर चाइल्ड स्टेज में ग्रोथ हार्मोन का हाई सिक्रीशन हो रहा है, एक्सेस सिक्रीशन हो रहा है, तो इसी को बोलेंगे गाइगेंटिज्म। ठीक है, और अगर एडल्ट स्टेज में, कौन से स्टेज में, एडल्ट स्टेज में, या एडल्सेंस में अगर ग्रोथ हार्मोन का एक्सेस सिक्रीशन हो रहा है, लेकिन कौन सी स्टेज, एडल्ट स्टेज में, या फिर आप समझ लीजिए 20-22 साल के बाद। ठीक है, एडल्सेंस में अगर उसकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन हाई हो रहा है, तेज हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, तो उस केस को बोलेंगे हम लोग एक्रोमेगेली। ये कौन सी बीमारी हो जाएगी फिर इससे, एक्रोमेगेली। तो ये ग्रोथ हार्मोन के बारे में ये तीनों केस अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है,
अब चलिए नेक्स्ट पिट्यूटरी हार्मोन को देखते हैं। नेक्स्ट पिट्यूटरी हार्मोन है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका क्या नाम है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है इसको हम लोग शॉर्ट में MSH भी कहते हैं। MSH का मतलब मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब नाम से ही समझ आ रहा है कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि मेलेनोसाइट को स्टिमुलेट करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है मेलेनोसाइट क्या होती है? तो देखिए, मेलेनोसाइट ऐसी सेल्स हैं जिनके पास मेलानिन पिगमेंट होता है। मेलानिन कंटेनिंग सेल्स को ही हम लोग कहते हैं मेलेनोसाइट। ठीक है, अब ये सेल कहाँ होती हैं? तो ये जो मेलेनोसाइट सेल हैं ये हमारी स्किन में होती है। हमारी स्किन की सेल हैं, हमारी स्किन की एक टाइप की सेल्स हैं जिनके पास मेलानिन पिगमेंट होता है। और स्किन की वो सेल्स जिनके पास मेलानिन पिगमेंट है उन्हीं को हम लोग कहेंगे मेलेनोसाइट। तो मेलेनोसाइट स्किन की वो सेल्स हैं जिनके पास क्या है? मेलानिन पिगमेंट है। और मेलानिन पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? मेलेनोसाइट। तो ये मेलेनोसाइट सेल काम क्या करती हैं? अब क्वेश्चन ये आता है। तो हमारी स्किन का जो कलर है वो जो कलर है ना हमारी स्किन का, वो मेलेनोसाइट सेल्स की वजह से ही आता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर स्किन कलर। स्किन कलर के लिए क्या होती हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कोई पर्सन गोरा है, कोई काला है, मतलब कोई लाइट है, डार्क है, तो ये जो कलर डिफरेंसेस आते हैं वो इन्हीं मेलेनोसाइट सेल्स की वजह से आती हैं। और मेलेनोसाइट सेल्स में भी ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये कलर डिफरेंस आता है? तो वो है मेलानिन पिगमेंट। इस मेलानिन पिगमेंट की वजह से ही कलर का डिफरेंस आता है। सो मेलेनोसाइट सेल्स क्या काम करती हैं? स्किन कलर को रेगुलेट करती हैं, स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो क्लियर है? रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर, या इसी को हम लोग कहते हैं पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। पिगमेंटेशन ऑफ स्किन या स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं कौन? हमारी मेलेनोसाइट सेल। ठीक है, और इनके पास क्या होता है? तो हैज मेलानिन पिगमेंट। मेलेनोसाइट के पास क्या होता है? मेलानिन पिगमेंट। अब ये जो हमारा हार्मोन है जिसका नाम है MSH, जो कि कहाँ से सिक्रीट हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, तो मैंने पढ़ाया है इससे पहले के लेक्चर में, मैंने पढ़ाया है कि जो MSH है वो पार्स इंटरमीडिया से, पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्स इंटरमीडिया से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पार्स इंटरमीडिया है वो एक ही हार्मोन सिक्रीट करता है, एक ही हार्मोन बनाता है, और उसका नाम क्या है? MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्स इंटरमीडिया से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है। अब ये अभी मैंने बताया कि जो हमारी बॉडी की, हमारी स्किन की जो मेलेनोसाइट सेल्स हैं उनके ऊपर एक्शन करता है, और एक्शन करने के बाद क्या काम कराता है वो अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, तो इसके बारे में, इस हार्मोन के बारे में आगे बढ़ते हैं। एक्ट ऑन द मेलेनोसाइट, कहाँ पे एक्ट करेगा? मेलेनोसाइट के ऊपर एक्शन करेगा। ठीक है, आई थिंक ये बात क्लियर है। मेलेनोसाइट के ऊपर एक्शन करेगा, और क्या करेगा? उसके ऊपर एक्शन करके पिगमेंटेशन को रेगुलेट करेगा, स्किन के कलर को रेगुलेट करेगा, स्किन के पिगमेंटेशन को कंट्रोल करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, पिगमेंटेशन का क्या करेगा? रेगुलेशन करेगा, रेगुलेट्स पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन है जो कि स्किन पिगमेंटेशन को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, तो आपका आंसर होगा MSH। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए होता क्या है, ये जो मेलेनोसाइट सेल हैं इसके अंदर क्या मिलते हैं? बहुत सारे मेलानिन पिगमेंट ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, एक मेलानिन पिगमेंट थोड़ी होगा, मेलानिन पिगमेंट के बहुत सारे ग्रेन्यूल्स होंगे मेलेनोसाइट के अंदर। ठीक है, तो इस मेलेनोसाइट सेल्स के अंदर बहुत सारे मेलानिन पिगमेंट के ग्रेन्यूल्स हैं, लेकिन इन ग्रेन्यूल्स का जो अरेंजमेंट है ना, इन ग्रेन्यूल्स का मेलेनोसाइट सेल के अंदर जो अरेंजमेंट है उसकी बेसिस पे कलर का डिफरेंस आता है। कैसे? देखिए, अगर हम लोग इन पिगमेंट्स के
इन मेलानिन पिगमेंट्स ग्रेन्यूल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे देखें तो हम लोग मेलेनोसाइट सेल्स के दो केस बना सकते हैं। कितने केस बना सकते हैं? दो केस बना सकते हैं। देखिए, अगर ये जो मेलानिन पिगमेंट के ग्रेन्यूल है, ये क्या है? मेलानिन पिगमेंट के ग्रेन्यूल। अगर ये मेलानिन पिगमेंट के ग्रेन्यूल मेलेनोसाइट सेल के अंदर बिखरे हुए हैं, उसके पूरे वॉल्यूम में इधर उधर बिखरे हुए हैं, एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं है, बिखरे हुए हैं, मतलब डिस्पर्स हैं, तो इस केस में जो स्किन का कलर आएगा ना, वो डार्क कलर आएगा। कैसा कलर आएगा? डार्क कलर आएगा। अगर इस टाइप के मेलेनोसाइट किसी पर्सन के अंदर हैं, जिनके अंदर मेलानिन पिगमेंट के ग्रेन्यूल्स फैले हुए हैं, इस टाइप के हैं दिखने में, तो उस व्यक्ति का कलर कैसा होगा? डार्क होगा। ठीक है। दूसरा केस क्या बन सकता है कि अगर इस मेलेनोसाइट सेल्स के अंदर मिलने वाले मेलानिन पिगमेंट के ग्रेन्यूल्स अगर सेंटर में कंसंट्रेटेड हो जाए, सेंटर की तरफ इकट्ठा होकर जमा हो जाए, एक जगह बैठ जाए, सेंटर की ओर, सेल के मेलेनोसाइट सेल के सेंटर की ओर जमा हो जाए, वहां पे इकट्ठे दिखाई दें, तो इस केस में जो स्किन का कलर आएगा वो लाइट आएगा, मतलब पर्सन कैसा होगा? गोरा दिखाई देगा। ठीक है। तो गोरे लोगों में इस तरह के मेलेनोसाइट सेल्स देखने को मिलेंगे। तो होता क्या है, जो ये हमारा MSH है, मतलब मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है? हमारी जो मेलेनोसाइट सेल्स हैं उनके ऊपर एक्शन करता है। पहले ही मैंने बता दिया। लेकिन एक्शन करने के बाद क्या काम करता है? अब क्वेश्चन ये आया, क्योंकि केस तो दो है ना, अभी मैंने केस बता दिया कि डार्क कलर कैसे आएगा और लाइट कलर कैसे आएगा। तो ये जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये किस तरह का कलर लाता है वो मैं बताती हूँ। तो देखिए, अब ये जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH है, ये क्या करेगा? मेलेनोसाइट सेल्स पे एक्ट करेगा, एक्शन करेगा। और जब ये मेलेनोसाइट सेल्स पर एक्शन करेगा ना, तो उसके अंदर जो मेलानिन पिगमेंट ग्रेन्यूल्स हैं, मेलानिन पिगमेंट के जो ग्रेन्यूल हैं, उनको वो कंसंट्रेटेड कर देगा सेंटर पे, सेंटर की तरफ इकट्ठा कर देगा, मतलब ये वाला केस जनरेट करेगा। सॉरी, आई एम सो सॉरी। वो क्या करेगा? ये जो मेलानिन पिगमेंट के ग्रेन्यूल्स हैं, उनको वो क्या करेगा? डिस्पर्स करता है। क्या करता है? डिस्पर्स करता है। डिस्पर्स करने का मतलब उन ग्रेन्यूल्स को मेलेनोसाइट सेल्स में उसके पूरे वॉल्यूम में फैला करके रख देता है, इधर उधर बिखरा देता है। और मैंने बताया कि जब ग्रेन्यूल्स, मेलानिन पिगमेंट के ग्रेन्यूल्स अगर मेलेनोसाइट सेल के अंदर बिखरे हुए हैं, उसके वॉल्यूम में इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो इस केस में जो स्किन का कलर आएगा वो कैसा आता है? डार्क आता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती से बोल दिया था, ध्यान नहीं देना। ये वाला केस बनता है। कौन सा वाला केस बनता है? सेकेंड वाला केस बनता है जब हमारा MSH, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट सेल्स के ऊपर एक्शन करता है, तो ये सेकेंड वाला केस बनता है। मतलब वो क्या करता है? मेलेनोसाइट सेल पे काम एक्शन करेगा, और एक्शन करने के बाद उसके अंदर जितने भी मेलानिन पिगमेंट है उनको क्या कर देता है? डिस्पर्स कर देता है, इधर उधर फैला देता है सेल के अंदर, जिसके वजह से पर्सन की बॉडी का कलर कैसा हो जाता है? पर्सन की स्किन का कलर कैसा हो जाता है? डार्क कलर। तो अब हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसकी वजह से कैसा कलर आएगा? डार्क कलर। तो ये क्या है? डार्क कलर, डार्क स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डार्क स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क स्किन कलर। मतलब अगर कोई पर्सन ज्यादा डार्क है तो उसका मतलब क्या है? उसके अंदर इस टाइप के मेलेनोसाइट सेल्स हैं ज्यादा। और इस टाइप के मेलेनोसाइट सेल्स ज्यादा क्यों बने? क्योंकि उनके ऊपर MSH, मेलेनोसाइट सेल्स के ऊपर MSH का ज्यादा एक्शन हो रहा है, इस वजह से इस तरह के केस बन रहे हैं। ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, डार्क कलर ऑफ स्किन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? MSH हार्मोन। ठीक है। और बाकी चीजें मैंने समझा दिया, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि इट कॉज डिस्पर्सल ऑफ पिगमेंट ग्रेन्यूल्स। और कौन से पिगमेंट? मेलानिन पिगमेंट।
मेलानिन पिगमेंट, ये क्या करता है, मेलानिन पिगमेंट पर डिस्पर्सल करता है इन सेल, कौन से सेल, मेलेनोसाइट सेल के अंदर, एंड कॉज डार्कनिंग ऑफ कलर, जिसकी वजह से कलर क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है, कलर में डार्कनिंग आ जाता है। मेलेनोसाइट पिगमेंट को क्या कर देता है, डिस्पर्स कर देता है। मेलेनोसाइट सेल्स के अंदर मेलानिन पिगमेंट को क्या कर देता है, डिस्पर्स कर देता है। कैसे, देखिए ये MSH हार्मोन, ये मेलेनोसाइट सेल, इनके अंदर ये पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंट, और इन पे, इस पे एक्ट करेगा, फिर इनको क्या कर देगा, अभी तो ये ऐसे थी, अब इनको क्या कर देगा, ये डिस्पर्स कर देगा, ये क्या हो गई, डिस्पर्स, और इस वजह से क्या आ जाएगा, डार्कनिंग ऑफ कलर। तो इस तरह से हमारा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंप्लीट हो गया। हमने समझ लिया मेलेनोसाइट सेल्स को और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी समझ लिया, वो किस तरह से काम करता है। ध्यान ये रखना है, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से आता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड के किस भाग से पूछ दिया जाए तो पार्श इंटरमीडिया से आता है, ठीक है। अब एक और बात ध्यान रखिए, कभी भी ऐसा होता है ना कि एक हार्मोन, अगर एक हार्मोन किसी काम को बढ़ा रहा है, किसी काम को इंक्रीज कर रहा है, और दूसरा हार्मोन उसी काम को क्या कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, या उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के उल्टा काम कर रहे हैं ना। तो अगर दो हार्मोन एक दूसरे के उल्टा काम करें, विपरीत काम करें, तो हम लोग ऐसे हार्मोन को एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहते हैं। अभी यहाँ पे ये जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या कर रहा था, मेलेनोसाइट सेल के अंदर मेलानिन पिगमेंट ग्रेन्यूल को डिस्पर्स कर रहा था, जिसकी वजह से डार्क कलर आ रहा था। एक और हार्मोन है जो कि इसके विपरीत काम करता है। वो क्या करता है, इन मेलानिन इस पिगमेंट ग्रेन्यूल को मेलेनोसाइट सेल के अंदर कंसंट्रेटेड करता है, उनको एक जगह रखने की कोशिश करता है, उनके डिस्पर्सल को रोकता है। तो वो हार्मोन इसका क्या होगा, एंटागोनिस्टिक हार्मोन होगा। अब वो हार्मोन क्या है, आपने कई बार नाम सुना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ वो हार्मोन कौन सा है। तो उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। क्या नाम है, मेलाटोनिन, मैंने लिख भी दिया है। उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। ये एक ऐसा हार्मोन है मेलाटोनिन जो MSH के उल्टा काम करता है। ये भी मेलेनोसाइट सेल्स पे ही एक्ट करता है, उनके ऊपर ही एक्शन करता है, लेकिन जो काम ये करता है उसका उल्टा काम ये करता है मेलाटोनिन। MSH का ज्यादा एक्शन होगा अगर मेलेनोसाइट सेल्स के ऊपर, तो स्किन का कलर कैसा होगा, डार्क होगा। लेकिन मेलाटोनिन उस जस्ट उल्टा काम करता है, मतलब अगर ये स्किन कलर को डार्क करने का काम करता है तो ये स्किन कलर को लाइट करने का काम करता है। कैसे, मैंने अभी ही बताया था कि अगर मेलानिन पिगमेंट डिस्पर्स हैं, फैले हुए हैं मेलेनोसाइट सेल्स के अंदर, तो स्किन कलर कैसा आएगा, डार्क आएगा। लेकिन अगर मेलेनोसाइट सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स जो हैं, मेलानिन पिगमेंट के जो ग्रेन्यूल हैं वो सेंटर में कंसंट्रेटेड है, सेंटर की तरफ फिक्स है, इकट्ठे बैठे हुए हैं सेंटर की तरफ, तो इसकी वजह से जो कलर आएगा ना, स्किन कलर जो आएगा वो कैसा होगा, लाइट होगा। मतलब पर्सन कैसा दिखेगा, गोरा दिखेगा, लाइट कलर आएगा इसमें। तो यहाँ पे ये क्या है, मेलानिन पिगमेंट है, ठीक है, मेलानिन पिगमेंट। तो अभी मैंने बताया कि MSH का उल्टा काम करता है मेलाटोनिन हार्मोन, तो ये क्या करेगा, मेलेनोसाइट के ऊपर एक्शन करेगा, एक्ट ऑन मेलेनोसाइट सेल्स। लेकिन ये मेलेनोसाइट सेल्स के अंदर एक्शन करने के बाद वहां पे क्या करेगा, जो मेलानिन पिगमेंट है उनको एक जगह इकट्ठा कर देगा, सेंटर की तरफ ला करके बिठा देगा, जिसकी वजह से कैसा पर्सन का कलर आएगा, लाइट कलर।
कह सकते हैं अगर एमएसएच का ज्यादा एक्शन हो रहा है किसी पर्सन की बॉडी में, देखो दोनों टाइप के हार्मोन होंगे, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी होंगे और मेलाटोनिन हार्मोन भी होगा, लेकिन अगर एमएसएच हार्मोन का एक्शन मेलेनोसाइट सेल के ऊपर ज्यादा हो रहा है तो उस पर्सन में जाहिर सी बात है इस टाइप के मेलेनोसाइट सेल्स मिलेंगे और उस पर्सन का कलर कैसा होगा, डार्क होगा। लेकिन अगर किसी पर्सन के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन ज्यादा है तो, और ये हार्मोन ज्यादा एक्शन कर रहा है किसके ऊपर, मेलेनोसाइट सेल के ऊपर, उसके कंपैरिजन में अगर ये ज्यादा एक्शन कर रहा है मेलेनोसाइट सेल के ऊपर तो ये इस टाइप के मेलेनोसाइट बना देगा जिनके अंदर मेलानिन पिगमेंट क्या रहेंगे, सेंटर की तरफ बैठे रहेंगे, कंसंट्रेटेड रहेंगे, फैले हुए नहीं रहेंगे, तो इनकी वजह से कैसा कलर आएगा, लाइट कलर आएगा। मतलब अगर ये हार्मोन इस हार्मोन की तुलना में ज्यादा काम कर रहा है मेलेनोसाइट सेल्स के ऊपर, ज्यादा एक्शन कर रहा है, तो वो पर्सन कैसा होगा, गोरा होगा, उसका स्किन कलर क्या होगा, लाइट होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टा काम कर रहे हैं, विपरीत काम कर रहे हैं। ये मेलानिन ग्रेन्यूल को फैलाने का काम कर रहा था सेल के अंदर और ये मेलानिन पिगमेंट ग्रेन्यूल को क्या कर रहा है, कंसंट्रेटेड करने का काम कर रहा है, एक जगह समेट के रखने का काम कर रहा है। तो इन दोनों हार्मोन का काम क्या है, उल्टा है, एक दूसरे के उल्टा है, जस्ट विपरीत है। इस वजह से इसको मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और मेलाटोनिन हार्मोन, इन दोनों को एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हार्मोन हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस हार्मोन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन क्या है, तो आपसे पूछा जाए कि एमएसएच का एंटागोनिस्टिक हार्मोन क्या है, तो मेलाटोनिन हार्मोन है। मेलाटोनिन का एंटागोनिस्टिक हार्मोन क्या है, तो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एमएसएच। सो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, एमएसएच एंड मेलाटोनिन आर एंटागोनिस्टिक हार्मोन, ये एक दूसरे के क्या है, एंटागोनिस्टिक हार्मोन है। अब आगे नेक्स्ट हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो नेक्स्ट हार्मोन है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने जैसे कि बोला था पिट्यूटरी ग्लैंड के सारे हार्मोन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग टोटल 7 हार्मोन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पिट्यूटरी ग्लैंड से टोटल 9 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। अब बचे हुए जो हार्मोन है उनको फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ ही हार्मोन बचे पिट्यूटरी ग्लैंड के। अब जो नेक्स्ट हार्मोन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो है ऑक्सीटोसिन। आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है और वैसोप्रेसिन हार्मोन, 2 हार्मोन मैंने बताया था जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी न्यूरोहाइपोफाइसिस से सीक्रेट हो रहे थे, ठीक है। और वो दोनों जो हार्मोन थे मैंने बताया था कि उनको पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं बनाता है, उनको हाइपोथैलेमस बनाता है, और वो हार्मोन हाइपोथैलेमस से बनकर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी उनको क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। और वो हार्मोन कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन। अब हम लोग ऑक्सीटोसिन हार्मोन को पढ़ रहे हैं। ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का हार्मोन है। ये चाइल्ड बर्थ के टाइम पे फीमेल की बॉडी में सीक्रेट होता है, ठीक है। उस टाइम पे पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको रिलीज करती है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हार्मोन जो रहता है ना काम आता है, और कब काम आता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे। इस वजह से इसको चाइल्ड बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, किसको, ऑक्सीटोसिन को। और ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, ये क्या काम करता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जब बच्चा की डिलीवरी होती है तो उस टाइम पे ये हार्मोन काम आता है। लेकिन उस टाइम पे क्या काम करता है, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, ये यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स होती हैं, कौन सी मसल, स्मूथ मसल्स, यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स होती हैं वहां पे ये क्या करता है, काम करता है, एक्शन करता है, ठीक है। और वहां पे एक्शन करके वहां पे उन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन कराता है। क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, तेज कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो लिखा भी है एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के स्मूथ मसल्स पे काम करता है। लेकिन आपको कहाँ समझना है, फीमेल्स की जो प्रेग्नेंट फीमेल है, जब उनका बच्चा डिलीवर का टाइम आता है, जब डिलीवरी का टाइम आता है, उस टाइम पे यूट्रस के जो स्मूथ मसल्स है ना, वहाँ पे ये एक्शन करता है, ये हार्मोन आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से और आकर के वहाँ पे एक्शन करता है। और वहाँ पे स्मूथ मसल्स के अंदर
तेज कॉन्ट्रैक्शन कराता है, स्टिमुलेट देयर कॉन्ट्रैक्शन, उनके अंदर क्या स्टिमुलेट करता है, कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अब कॉन्ट्रैक्शन कराएगा तो क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्शन कराएगा ना तो बच्चे का पार्चुरेशन जो हो रहा है, जो पार्चुरेशन प्रोसेस होता है, डिलीवरी का जो प्रोसेस होता है वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, बच्चा आसानी से बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि यूट्राइन मसल्स में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो वो उसको बच्चे को बाहर की तरफ, मसल्स जब अंदर दब जाएंगे तो बच्चे को बाहर की तरफ क्या करेंगी, प्रेशर से पुश करेंगे, जिससे बच्चे का सक्सेसफुली क्या हो जाएगा, डिलीवरी होगी। आई मीन कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो लेबर पेन कॉज होता है, जो लेबर पेन होता है, वो लेबर पेन कॉज करने वाला यही हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सो अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लेबर पेन कॉजिंग हार्मोन कौन सा है, तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। बच्चे की डिलीवरी के टाइम पे जो पेन होता है उसको लेबर पेन कहते हैं, और वो पेन कौन कॉज कराता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसके अलावा अगर पूछा जाए चाइल्ड बर्थ हार्मोन कौन सा है, तो वो भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही है। यूट्राइन मसल्स, यूट्रस की स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करने वाला हार्मोन भी कौन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ठीक है, तो इतने सारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन के नाम मैंने बताए जो ध्यान रखना है। ये तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का एक फंक्शन था। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का दूसरा फंक्शन क्या है, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा पैदा हो जाता है, तो उसके बाद ये क्या करता है, फीमेल की जो मेमोरी ग्लैंड है, उन मेमोरी ग्लैंड की एल्वियोलाई जो होती हैं, उन एल्वियोलाई के अंदर के ऊपर एक्शन करता है और इनको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। इनमें क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, और कॉन्ट्रैक्शन करा के इनसे क्या कराता है, मिल्क रिलीज कराता है। मिल्क को क्या कराता है, रिलीज कराता है, बनवाता नहीं है। मिल्क तो ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था कि मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कौन सा है, मिल्क का फॉर्मेशन करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो है हमारा प्रोलैक्टिन। मिल्क तो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन उसको बाहर निकालना भी तो जरूरी है, तो रिलीज कौन कराता है उसको, तो रिलीज कराएगा हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये क्या करेगा, मेमोरी ग्लैंड की एल्वियोलाई सेल्स पे काम करेगा, एल्वियोलाई पे काम करेगा और उनको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, जिससे मिल्क रिलीज होगा। ठीक है, तो ये बात भी अच्छे से याद रखना है कि ऑक्सीटोसिन के ये भी एक मेन फंक्शन है। ये बात बहुत ध्यान से याद रखना है कि ये मिल्क को बाहर निकालने का काम करता है, बाहर निकलवाने का काम करता है मेमोरी ग्लैंड से। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा है, तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है हमारा ऑक्सीटोसिन। क्या है, ऑक्सीटोसिन। ये मिल्क को बाहर निकालने का काम करता है, इजेक्ट कराने का काम करता है। तो मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन। ये बात अच्छे से याद रखिए, मिल्क का सिंथेसिस करने वाला, मिल्क सिंथेसिस करने वाला हार्मोन कोई और है, वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, वो है हमारा प्रोलैक्टिन। क्या है, प्रोलैक्टिन। और मिल्क को रिलीज कराने वाला, रिलीजिंग हार्मोन, इजेक्टिंग हार्मोन, वो है हमारा ऑक्सीटोसिन। ठीक है, तो ये इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों के अलग अलग फंक्शन है, लेकिन इनके फंक्शन मिले हुए हैं। तो आई होप आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी अच्छे से समझ आ गया होगा एवरीवन।